आर्यन खान अनन्या पांडे से पूछ रहे हैं कि मेरे को दिला दो, हैं, और अनन्या पांडे कह रही कि वो इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? उनके घर के पीछे पेड़ वेड़ तो लगे हुए नहीं है, उनकी फैक्ट्रीज तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि वो ड्रग डीलर्स को जानती हैं, इसका मतलब ये है कि वो ड्रग पेडलर्स को जानती हैं, इसका मतलब वो ये है कि वो प्रोवाइडर हैं, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो इस चीज़ का काम कर रही हैं। तो अगर काम कर रही हैं, जानती हैं, कंज्यूम भी कर रही हैं, तो धारा 27A जो है NDPS एक्ट की, वो भी इन पे लगती है और 29 दोनों लगती हैं। और दोनों में आपको पता है कि कितनी खतरनाक सजाएं हैं। तो आप सोचिए कि वो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं या जो सारे के सारे जो सारे एविडेंसेस हैं NCB के पास अभी इन लोगों के खिलाफ, वो कितने सीरियस होंगे नेचर में, वो कितने खतरनाक होंगे कि बेल इनको नहीं मिल पाई। देखिए, आर्यन खान अनन्या पांडे की एक नई चैट सामने आ रही है, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इसमें। जो अनन्या पांडे शुरुआत से कह रही थी कि मैं नहीं जानती कि ड्रग क्या होता है, मैं सिगरेट की बात कर रही थी, मैं मजाक कर रही थी, अभी जो चैट सामने आई है, जो NCB के हाथ लगी है चैट। ममता काले जी इस वक्त मेरे साथ है। मैम, चैट आपने देखी होगी, जिस तरीके से आर्यन खान बोल रहे हैं कि मुझे कोकीन चाहिए, अनन्या जी बोलती हैं सामने से हाँ मैं इंतजाम कर दूंगी, ये तो ट्रेंड में चल रहा है। इस तरीके की चीज़ें क्या कहेंगी आप? हाँ, आपने अभी बोला ना कि वो कह रही थी कि उन्होंने NCB को जाके ये बोला कि मैं मजाक कर रही थी। उनके पिताजी का एक डायलॉग है ना, आई एम अ जोकिंग। मुझे लगता है अनन्या पांडे ने अपने पिताजी का वो डायलॉग बड़ा सीरियसली ले लिया है, और वो भी उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा इलीगल काम करके मैं NCB के सामने जाके बैठूंगी, सर आई एम अ जोकिंग, तो वो भी ताली बजाएंगे और निकल जाएंगे और पिक्चर इनकी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। मैडम ये भूल गई कि वो उनकी पिक्चर का कोई सीन या सीक्वेंस नहीं चल रहा था, वो गुनहगार हैं, उनके ऊपर सम्मन आए, एक बहुत सीरियस मैटर है, और उसमें वो अभी एक गुनहगार की हैसियत से बैठी हुई है और उनसे प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। अब पूरी की पूरी जो चैट निकली है उसमें बातें हो रही हैं भाई, वही माल दे माल ले वाली। ये दीपिका पादुकोण की याद आ जाती है मुझे। दीपिका पादुकोण को जब बिठाया, ये मुझे लगता है सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले नोट्स एक्सचेंज करते हैं NCB में जाने से पहले। तो उन्होंने ये बोला, सर मैं तो ना सिगरेट्स की बात कर रही थी, हम लोग जो कोकीन बोलते हैं मोटी सिगरेट को, और MDMA बोलते हैं छोटी सिगरेट को, और पता नहीं क्या कहते हैं, वीड बोलते हैं पतली सिगरेट को, नाटी सिगरेट को, ये कहानी। वैसे उन्होंने ये बोल दिया कि सर हम तो मजाक कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, जोक कर रहे थे, ये तो ऐसी सारी चीजें हैं, ये तो फालतू की चीजें। अरे भैया, फालतू की चीजों की बात तुम करोगे तो फालतू करोगे। मतलब यहाँ पर बैठ करके बात हो रही है और उसके बाद आपके चैट से साफ निकल करके आ गया कि 3 बार आपने ड्रग्स उनको मुहैया कराई हैं। तो अब देखिए, प्रश्न यहाँ पर ये हो जाता है कि अनन्या पांडे जो जिसके घर में सम्मन गया, एक ही दिन NCB 2 जगह गई थी, मन्नत में और चंकी पांडे के घर में, दोनों के घर में सर्च हुआ, और उसके बाद वहीं पर उनको समन दिया गया, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेकर के वो आए। 2 बजे का समय था, मैडम अनन्या पांडे को NCB दफ्तर पहुंचना था, मैडम पहुंची 4 बजे, है ना, देर से पहुंची। उसके बाद जब दूसरे दिन बुलाया गया, 11 बजे बुलाया गया, मैडम पहुंची 3 बजे। उसके बाद इनको बोला गया कि भाई ये आपका प्रोडक्शन हाउस नहीं है, आप समय पे आए। कल मैडम को फिर से जाना था, मैडम गई नहीं। 22 साल की बच्ची, छोटी सी बच्ची ना, हाँ, गई नहीं। अब हिंदुस्तान को ये तय करना है, हम सबको ये तय करना है कि ये जो इंटरटेनर हैं, ये बच्चे जिनको कह रहे हैं ये 22 साल की, बाय द वे अनन्या पांडे की अपने पिताजी से ज़्यादा वेल्थ है, तो बच्ची कहाँ से हो गई है, और करोड़पति हैं। पिताजी इतने सालों में इतनी पूरी जिंदगी लगा दी, इतना नहीं कमा पाए जितना अनन्या पांडे ने 2-4 साल में कमा दिया। अब कैसे कमाया, खैर वो तो अलग विषय है, उस पर मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन वो जिसने इतना पैसा कमाया वो बच्ची नहीं है। दूसरी बात ये समझने की, ये जो खुद को इंटरटेनर कहते हैं ना, ये इतने दम्भी हैं, ये अपने से ऊपर कुछ नहीं समझते, ना देश की जनता, ना देश का विधान, ना संविधान, ना कानून। अनन्या पांडे को इस देश के कानून के लिए कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर रिस्पेक्ट होती मनीषा, तो दोनों दिन टाइम पे जाती और कल भी जाती। कोई इज्जत नहीं है, और उसके बाद इनको लोग आइकन बनाते हैं अपना। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, और मुझे ये लगता है कि अब इनकी जो ये पूरी की पूरी सच्चाई ये लगातार बाहर निकल रही है। वैसे तो बिल्कुल सुशांत के समय से बॉयकॉटेड ये हैं, और बॉयकॉट हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आर्यन खान के साथ जो इनकी चैट निकल रही हैं, और उसके बाद बाकी भी कुछ और लोग हैं बाय द वे जो पकड़े जाने वाले थे, इसीलिए ये सारा प्रपंच निकला जिसमें समीर वानखेड़े को अटैक किया गया। समीर वानखेड़े के ऊपर इतने बड़े बड़े गलत, झूठे, संगीन इल्ज़ाम लगाए गए ताकि समीर वानखेड़े इस केस से बाहर निकल जाएं और उसके बाद ये अपनी मनमानी करें, जो करना है वो करें। लेकिन बहुत ऐसे व्हाट्सएप चैट्स हैं जो अनन्या पांडे के बाद किसी और की भी निकलने वाली थी, और उन चैट्स का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट इंटरनेशनल जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ड्रग कार्टेल हैं, उनसे निकलना है। मुझे तो कई बार ये आश्चर्य होता है कि ये बित्ते भर के अभी कल के निकले हुए युवा, इनके काम और लक्षण देखो आप कि ये सीधे इलीगल एक्टिविटीज में चले जाते हैं, और सपोर्ट इनको कहां से इतनी आती है, ये सोचने वाली बात है। और तभी मुझे लगता है कि लगातार जो बॉलीवुड वाले करते हैं ना, बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बोलते हैं हम मुंबई पुलिस के सम्मान में कर रहे हैं। मुंबई पुलिस के सम्मान में नहीं करते होंगे, शायद उनको प्लीज करने के लिए करते होंगे, क्योंकि इनके गोरख धंधे इतने निकल करके आ रहे हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मैम, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जैसे हम लोग बिजनेस करने की सोचते हैं, अनन्या पांडे अभी अभी इंडस्ट्री में आई है, आपने कहा उनके पिता से भी ज़्यादा उनकी कमाई हो सकती है, अब वो बोल रही है कि मैं बिजनेस में हूँ। जब आर्यन खान ने उनसे ड्रग की बात करी, बिजनेस भी देखिए किस चीज़ का कर रही है, ड्रग का, और साथ में कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। देखिए मालूम नहीं है, ये तो बहुत ही मतलब इनका सबसे आसान और इजी तरीका है। जब पकड़े जाते हैं ना, जब मतलब मेरी चोरी पकड़ी जाती, जब रोशन होते समीर वानखेड़े, तो जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है ना, तो सारे के सारे यही आके बोलते सर हमें तो पता ही नहीं है, अरे बाप रे बाप ये किसने लिख दिया, हमारा फोन तो मतलब शुक्र है इन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा फोन तो चोरी हो गया था और एनसीबी वालों ने चुरा लिया और इन्होंने जो है पूरी की पूरी मेरे व्हाट्सएप चैट कर दी आर्यन खान के बाद और उसके बाद मेरा फोन वापस रख दिया। शुक्र ये नहीं बोला इन्होंने, क्योंकि ये लोग केपेबल हैं। अरे भैया आपका फोन है, आपके घर में है, आप लोग उसमें से चैट्स लिख रहे हो। आर्यन खान खुद अपने घर से अपनी गाड़ी मर्सिडीज में अरबाज के साथ बैठ के सवार होके क्रूज में गए थे ड्रग्स वाली पार्टी करने के लिए। अब इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा, विच हंट, ये सारी की सारी कहाँ से बातें आ गई। अब बिजनेस वाली बात पर मैं आती हूँ। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। अब ये बोलते हैं कि मैं बिजनेस वुमन हूँ, बिजनेस वुमन हूँ ना, बिजनेस कर रही हूँ। अब एक तरफ तो ये बच्चे हो जाते हैं जब इनके गोरख धंधे, इनके इलीगल काम निकलते हैं, और दूसरी तरफ ये बिजनेस मैन, बिजनेस वुमन हो जाते हैं जब ये पता चलता है कि भाई इनके पास बहुत सारा पैसा है। और ये बात सच है कि ये ज़रूर पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो, क्या बिजनेस है, उस बिजनेस की डिटेल तो दे दो। वैसे तो ये लोग आकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आपने जो आपका जो बिजनेस है उसका लेखा जोखा भी तो निकाल के दे दो, ताकि जनता को वो नहीं, पर वो तो चैट के बारे में वो क्वेश्चन कर रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि अब आप ये बता दो कि आप ये बोल रहे हो ना कि भाई मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये बता दो कि फिर आप कौन सा बिजनेस कर रही थी। अगर ड्रग्स का नहीं कर रही, ये बात तो हम सबको पता ही है कि वो किस बिजनेस में थी, किस चीज़ की मांग कर रही थी, क्या चीज़ वो मुहैया करवानी थी। आप सोचो, आर्यन खान अनन्या पांडे से पूछ रहे हैं कि मेरे को दिला दो, हैं, और अनन्या पांडे कह रही कि इंतजाम हो जाएगा। इंतजाम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? उनके घर के पीछे पेड़ वेड़ तो लगे हुए नहीं है, उनकी फैक्ट्रीज तो है नहीं। इसका मतलब ये है कि वो ड्रग डीलर्स को जानती हैं, इसका मतलब ये है कि वो ड्रग पेडलर्स को जानती हैं, इसका मतलब वो ये है कि वो प्रोवाइडर हैं, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली वो इस चीज़ का काम कर रही हैं। तो अगर काम कर रही हैं, जानती हैं, कंज्यूम भी कर रही हैं, तो धारा 27A जो है NDPS एक्ट की, वो भी इन पे लगती है और 29 दोनों लगती हैं। और दोनों में आपको पता है कि कितनी खतरनाक सजाएं हैं। अब ये भी पता चला कि फूट फूट के रोई इन्होंने, जो है इतना रोई जब एनसीबी ने इनसे प्रश्न वश्न करना पूछा। तो ये ना स्क्रिप्टेड लोग हैं मनीषा, जब भी इनसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं आंसू तो इनको ऐसे निकलते हैं, मुझे तो कई बार लगता है कि मतलब इनको आदत रहती है ना ग्लिसरीन के आंसू करने की, तो कोई भरोसा नहीं है ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब इन पे किसी भी तरीके से विश्वास करना और भरोसा करना मेरे बस की तो बात है नहीं। तो मज़ेदार बात तो ये भी है ना कि आर्यन खान ने उस चैट में एनसीबी का भी जिक्र किया कि अपने दोस्तों से बोल रहे हैं कि मैं तुम लोगों को एनसीबी को पकड़ा दूंगा। मजाक मजाक में, मजाक सच हो गया। कई वो ये देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ बोली जाती है एक बात ना कि कई बार आपकी ज़ुबान में सरस्वती बैठी रहती है। 24 घंटे में एक बार आपकी ज़ुबान में सरस्वती बैठती है, तो अगर आपको अपने लिए कुछ अच्छा कराना है तो 24 घंटे में वो चीज़ रिपीट करते रहो। तो मुझे लगता है कि उस समय जिस समय वो लिख रहा था ना, उसके मन में, उसके हाथ में और उसके व्हाट्सएप के अंदर माँ सरस्वती बैठी हुई थी। जो उसने लिखा, माता जी ने बोला तथास्तु, और वो पहुंच गए सीधे के सीधे जेल के अंदर, एनसीबी के उस नेक्सस में फंस गया। अभी यहाँ पे ना एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात यह है कि जब इनको पकड़ा जा रहा था, जब ये सारी कहानी की जा रही थी, आर्यन खान ने बोला कि मैंने तो टिकट नहीं खरीदा, मेरे पास तो बोर्डिंग पास निकला नहीं, मेरी पोजीशन से तो किसी भी प्रकार का कोई ड्रग्स निकला नहीं, मुझे तो इसलिए बुलाया गया था ताकि मेरे नाम का इस्तेमाल करके बाकी लोगों को क्रूज पे बुलाया जाए। मैं आर्यन खान को यही पूछती रहती हूँ, भैया तुम करते क्या हो? तुमने कौन से कद्दू पे तीर मार दिया? तुमने कौन सा कुछ अचीव कर लिया? 23 साल में तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें देखने के लिए लोग आए? आजकल तो शाहरुख खान को देखने लोग नहीं जा रहे, तो तुम कह रहे हो कि मुझे देखने के लिए लोग आए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये किस तरफ इशारा कर रही है। और दुख की बात मुझे ये लग रही है कि सारे के सारे लोग मिल करके इस वक्त एक ऐसे ऑनेस्ट जिम्मेदार ऑफिसर को टारगेट कर रहे हैं। ये सारे 3 तिकड़ी झोल झपाटे वाले और PR एजेंसीज जो इनकी लगी हुई है, वो सारे के सारे लोग जो हमारे देश के युवाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये भी उन्हीं युवाओं में आते हैं। ये 22 साल 23 साल की अनन्या, आर्यन खान, अरबाज, 25-26 साल का मुनमुन धमेचा, ये जितने भी लोग हैं, ये हमारे देश की युवा ब्रिगेड है मनीषा। और मुझे बहुत दुख लगता है कि कहाँ फंसी हुई है हमारी युवा ब्रिगेड। इस देश में 5 करोड़ से ज़्यादा का युवा आज नशे की गिरफ्त में है। तो क्या उन युवाओं को बाहर नहीं निकालना चाहिए? क्या उन युवाओं के भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो नशे से बाहर निकले और उसके बाद अपना जीवन संभालें, जीवन बनाएं? तो समीर वानखेड़े अगर ऐसा कर रहे हैं तो नवाब मलिक के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? संजय राउत के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अधीर रंजन चौधरी और दिग्विजय सिंह जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भैया क्यों आप नहीं चाह रहे हो कि देश का युवा ठीक हो? तो इसका मतलब साफ है कि ना तो ये देश की जनता के साथ, ना युवा के साथ, ना देश के साथ है। ये बड़े खुश रहते हैं कि इलीगल एक्टिविटीज़ चलती रहें। अब क्यों खुश रहते हैं जनता, ये थोड़ा आप भी ढूंढ लो।
80,000 की वीड उन्होंने ऑर्डर की थी आर्यन खान ने। आपने भी बोला कि ऐसा क्या काम कर रहे हैं, काम तो कुछ नहीं करते क्योंकि हम सभी को पता है जब 80,000 की वीड ऑर्डर करते तो इससे भी ज़्यादा लाखों के उन्होंने ड्रग भी ऑर्डर किए होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जो सारी की सारी चीज़ें निकल करके आ रही हैं और एनसीबी के पास जो सबूत है वो बड़े पुख्ता हैं और इसीलिए इतने दिन तक जिरह चली है। अब मिस्टर शाहरुख खान ने आज को मिला करके 3 देश के बड़े वकील इस केस में झोंक दिए हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए की फीस दी गई है, लेकिन उसके बावजूद आर्यन को बेल नहीं मिल पाई। और जो लोग रो रहे थे ना कि आर्यन 3 तारीख से जो लोग रो रहे थे कि आर्यन खान की बेल रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई, इनको फैक्ट्स ही नहीं पता है मनीषा। देखिए आर्यन खान की बेल सिर्फ एक दिन रिजेक्ट हुई है, अभी कुछ दिन पहले लास्ट में जो सेशंस कोर्ट ने करी है। बाकी टाइम पर तो केवल टेक्निकल ग्राउंड्स पर जिरह हो रही थी। आप मतलब ये लोग क्या चाहते हैं कि कोर्ट में बैठे हुए हमारे जो जज साहब है वो जिरह ना सुने? एसजी की जिरह सुन रहे थे और बाकी जो दोनों मिस्टर देसाई और मानिश शिंदे दोनों की जिरह सुनी जा रही थी और उसके बाद टेक्निकली बातें हो रही थी और फैक्चुअली एक बार सिर्फ आर्यन खान की बेल रिजेक्ट हुई है। जो जिन लोगों ने तमाशा बना करके रखा बेल रिजेक्ट हो गई, बेल रिजेक्ट हो गई, बेल रिजेक्ट हो गई, उनको यही पता नहीं है कि बेल तो रिजेक्ट एक ही बार ही हुई है, बाकी टाइम तो टेक्निकल बातें की जा रही थी। और अगर बेल रिजेक्ट हुई है, अगर सेशंस कोर्ट के जज ने बेल रिजेक्ट करी है तो बहुत टेक्निकल और फैक्चुअल ग्राउंड्स पर करी है, ऐसे ही नहीं हो गई है। ये बात साफ है क्योंकि हमारे देश में ये बोला जाता है कि बेल इज अ नॉर्म एंड नॉट जेल। लेकिन उसके बाद भी जब वो व्हाट्सएप चैट्स जज साहब के सामने रखी तो उनके भी होश फाख्ता हो गए, वो भी बेल नहीं दे पाए। तो अब आप सोचिए कि वो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं या जो सारे के सारे एविडेंसेस हैं एनसीबी के पास अभी इन लोगों के खिलाफ, वो कितने सीरियस होंगे नेचर में, वो कितने खतरनाक होंगे कि बेल इनको नहीं मिल पाई। और आज भी बाय द वे इन लोगों को अगर ये लग रहा है कि एक जो विटनेस है प्रभाकर सेल उसको होस्टाइल करने के बाद इनका केस मजबूत हो गया, नहीं, जनता की अदालत में तो इनका केस और बिगड़ गया है क्योंकि पूजा ददलानी का उसमें नाम साफ आ रहा है कि उसने विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। तो अब ये जो इनका कहानी है, रिश्ता है, ये धीरे धीरे सारा पता चल जाएगा।